एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का टॉपिक विच इज कंबशन एंड फ्लेम। तो आइए देखते हैं कंबशन क्या है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो बर्न होता है तो हमें पता है कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अब कंबशन क्या है? कंबशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस बर्न हो रहा है एयर या ऑक्सीजन के सपोर्ट से और वो प्रोड्यूस करता है हीट एंड लाइट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेपर हो गया। पेपर को आप बर्न करते हैं तो आपने नोटिस किया कि हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब कंबशन जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है। हाउ? तो जब आपने पेपर को बर्न किया तो उससे क्या फॉर्म हुआ? ऐश फॉर्म हुआ विच इज अ न्यू सब्सटेंस। ठीक है। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस में हमने देखा है कि केमिकल रिएक्शन से में हमें एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, तो हमने क्या देखा? कंबशन एक केमिकल रिएक्शन है। अब कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं? तो ऐसे सब्सटेंस जो एयर या ऑक्सीजन के सपोर्ट से बर्न होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हीट एंड लाइट। फॉर एग्जाम्पल पेपर, वुड, केरोसिन, एलपीजी, ये सारे कंबस्टिबल सब्सटेंस है। फ्यूल भी हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ओके। कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। ओके। अब हम देखते हैं कि कंबशन दो तरीके से होती है। एक तो कंप्लीट कंबशन होती है और एक इनकम्प्लीट कंबशन होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्लीट कंबशन क्या होती है। तो ऐसे कंबस्टिबल सब्सटेंस जो बर्न हो जाते हैं कंप्लीटली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और वो हमें हीट एंड लाइट देते हैं और देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके। यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि कंप्लीटली बर्न हो जाता है, ऑक्सीजन उसे सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है और वो बर्न हो जाता है और हीट एंड लाइट हमें रिलीज करता है, साथ में हमें देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है। इनकम्प्लीट कंबशन जस्ट इसके अपोजिट है। इसमें ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में हमें नहीं मिलता है और ये हमें क्या देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके। यानी कंप्लीट कंबशन से हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इनकम्प्लीट कंबशन से हमें क्या मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है। अब हम जानते हैं इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर होता है किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस का लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे वो बर्न करना स्टार्ट हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल पेपर है, तो क्या कभी पेपर को आपने रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है वो अपने आप बर्न हो गया? नहीं होता। या कैन ऑफ केरोसिन है या लकड़ी का टुकड़ा है, क्या ये अपने आप बर्न होने लगते हैं? नहीं। इन्हें हमें क्या करना है होता है? हीट देना होता है और जिस लोएस्ट टेम्परेचर पे वो बर्न होने लगे वो कहलाता है इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है। हर एक सब्सटेंस का, फॉर एग्जांपल, हर एक सब्सटेंस का डिफरेंट डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जांपल, आपने माचिस की तीली से पेपर तो आप जला लेंगे, बट क्या माचिस की ही तीली से आप एक मोटी लकड़ी जला पाएंगे? नहीं जला पाएंगे, क्योंकि उसका जो लोएस्ट टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर जिस पे वो बर्न होगा वो डिफरेंट होगा और पेपर का, पीस ऑफ पेपर का जो इग्निशन टेम्परेचर होगा वो डिफरेंट होगा। यानी हर एक सब्सटेंस का डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होता है। ओके। अब देखते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होता है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसके इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होते हैं वो कहलाता है हमारा इग्निशन टेम्परेचर, और ये सब्सटेंस बहुत ही इजीली फायर को कैच कर लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हमारा हो गया पेट्रोल, कैरोसिन, अल्कोहल, एलपीजी। इन सबको अगर आप बर्न करेंगे तो देखेंगे बहुत ही कम टेम्परेचर पे ये बर्न होने लगेगा और बहुत ही जल्दी ये फायर को कैच कर लेता है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ कंबशन हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक होता है रैपिड कंबशन, एक होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक होता है हमारा एक्सप्लोजन। रैपिड कंबशन क्या होता है? तो ऐसे कंबशन जिसमें कि बहुत ही रैपिडली जो है वो हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है, यानी इसमें बहुत ही जल्दी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। इसके एग्जांपल हमारे मैच स्टिक हो गया, पीस ऑफ पेपर हो गया, एलपीजी गैस हो गया। इनमें क्या होता है? बहुत जल्दी जल्दी रैपिड हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है? तो ऐसे कंबशन जिसमें हमें
हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप जो है वो बर्स्ट हो जाता है और फ्लेम्स देता है। जैसे फास्फोरस हो गया, अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये बर्न हो जाएगा। ओके, अब इसके एग्जांपल फॉरेस्ट फायर है। फॉरेस्ट फायर में क्या होता है कि सन की जो हीट होती है उसकी वजह से जो है वो बर्न होना अपने आप ही उसमें आग लग जाती है। ठीक है, इसी तरह कोल माइंस, इसके एग्जांपल कोल माइंस में आग लग जाती है। तो ये सारे स्पॉन्टेनियस कंबशन के एग्जांपल हैं। एक्सप्लॉजन क्या है अब देखते हैं। तो एक्सप्लॉजन होता है जिसमें सडन रिएक्शन होता है और इसमें क्या होता है, हीट लाइट एंड साउंड, ये तीनों चीजें प्रोड्यूस होती है। जैसे कि फायर क्रैकर, इसमें बहुत अमाउंट में गैस भी फॉर्म होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। रैपिड कंबशन होता है जिसमें बहुत रैपिडली हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे मैच स्टिक हो गया, पीस ऑफ पेपर हो गया। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, तो ऐसे कंबशन जिसमें कि हमें हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती है और ये सडनली अपने आप ही बर्स्ट हो जाता है और ये फ्लेम देता है। अब इसके एग्जांपल फॉस्फोरस हो गए। एक्सप्लॉजन क्या है, एक्सप्लॉजन ऐसे ऐसे कंबशन जिसमें सडन रिएक्शन होता है और इसमें हीट लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस होता है और बहुत ज्यादा गैस इसमें फॉर्म हो गया, जैसे फायर क्रैकर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर, यानी आग को बुझाने के तरीके। आग को बुझाने के अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके होते हैं। हम हर केसेस में एक तरीके का यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आग को बुझाने के लिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना जरूरी होता है कि आग किस वजह से लगी है। अगर आग वुड और पेपर की वजह से लगी है तो इस केसेस में सिंपली हम वाटर के हेल्प से आग को बुझा सकते हैं। इस केसेस में हमें करना क्या होता है कि हमें उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम करनी होती है और वाटर के हेल्प से हम उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम कर देते हैं और आग बुझ जाती है। बट अगर आग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की वजह से लगी हुई है तो क्या हम वाटर का सप्लाई करेंगे? नहीं, इस केसेस में हम वाटर का सप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि वाटर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और इस केसेस में अगर हम वाटर का सप्लाई करेंगे तो आग और ज्यादा फैल जाएगी, शॉर्ट सर्किट्स हो सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, क्या पेट्रोल की वजह से अगर आग लगी हुई है तो इस केसेस में हम वाटर सप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम इस केसेस में भी वाटर का सप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इस केसेस में वाटर का सप्लाई किया तो हमें पता है वाटर की डेंसिटी पेट्रोल या ऑयल की डेंसिटी से ज्यादा होती है। तो इन केसेस में क्या होगा कि पेट्रोल या ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करती रहेंगी, जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई मिलता रहेगा और आग फैलती रहेगी। तो अब हम इस केसेस में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की वजह से अगर आग लगी है या पेट्रोल या ऑयल की वजह से आग लगी है तो हम क्या करते हैं, किस चीज से हम उसे एक्सटिंग्विश कर सकते हैं? तो आग को बुझाने का सबसे बेहतर तरीका है CO2 का सप्लाई, क्योंकि हमें पता है कि CO2 जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से और वो एक पूरी ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेता है, जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है और आग बुझ जाती है। CO2 जो है वो रिलीज करता है सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के केमिकल्स को, जब CO2 के एक्सटिंग्विशर का हम यूज करते हैं तो, जिससे कि एयर में ऑक्सीजन का सप्लाई बिल्कुल कट हो जाता है और आग बुझ जाती है। अब फ्लेम के बारे में हम जानते हैं। फ्लेम क्या होता है? तो फ्लेम कोई भी सब्सटेंस जब वो बर्न हो रहा है तो फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है और इसी प्रोसेस में वो वेपराइज होता जा रहा है। यानी कोई सब्सटेंस जब वो बर्न होता है तो फ्लेम देता है और इसी प्रोसेस पे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वो वेपराइज होता रहता है। ठीक है, इसके एग्जांपल है कैरोसिन ऑयल और मोल्टन वैक्स। आपने देखा होगा कि कैरोसिन ऑयल या फिर मोल्टन वैक्स जब बर्न होते हैं तो वो वेपराइज होते रहते हैं और वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बट चारकोल एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि वेपराइज नहीं होता है और बर्न होता है विदाउट अ फ्लेम। ये ग्लो प्रोड्यूस करता है। ओके, चारकोल के बारे में ध्यान देने की जरूरत है कि चारकोल एक ऐसा सब्सटेंस है जो बर्न होता है बट वो वेपराइज नहीं होता, वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता, वो ग्लो प्रोड्यूस करता है। ओके,
कंप्लीट कंबशन होती है। तो हमें पता है कंप्लीट कंबशन कब होती है, जब जो किसी सब्सटेंस में, कंबस्टेबल सब्सटेंस में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है। ठीक है, ये एग्जांपल होता है कंप्लीट कंबशन का। जब कंप्लीट कंबशन होती है तो वो किस तरह की फ्लेम देती है? जब कंप्लीट कंबशन होती है, सफिशिएंट अमाउंट में जब ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो ब्लू फ्लेम देगा, कलर ब्लू कलर की फ्लेम होगी, और उसे हम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम भी कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है एलपीजी। आप इस इमेज में इसको अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लू कलर की फ्लेम जो है प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे भी ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। दैट मीन्स कि कंप्लीट कंबशन है। ठीक है, कंप्लीट कंबशन ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करेगी, या फिर उसे नॉन ल्यूमिनस फ्लेम भी हम कहते हैं। इनसफिशिएंट सप्लाई अगर हो रहा है ऑक्सीजन का, तो यानी वो इनकम्प्लीट कंबशन है ना। अगर इनकम्प्लीट होगा तो वो येलो कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करे। गॉट इट? कंप्लीट में ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है, और इनकम्प्लीट में येलो कलर का फ्लेम प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे कि आप इस इमेज में देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, येलो कलर का आ रहा है, यहाँ पे येलो कलर का आ रहा है। ठीक है, ये वाला हो गया। तो यानी कि इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं, इसमें क्या हो रहा है कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन का एग्जांपल है। और ये किस तरह के कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं? येलो कलर के फ्लेम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम क्या है? तो कैंडल के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि कैंडल में दो पार्ट्स होते हैं, राइट? एक हमारा हो गया ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, वन सेकेंड, एक हमारा हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट कहलाता है वैक्स। ठीक है, और एक जो है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं विक। ये वाला पार्ट हो गया विक। विक को हम हिंदी में बाती भी कहते हैं। ठीक है, बाती का, विक का काम होता है लिक्विड को अब्सॉर्ब करना। ओके, सो कैंडल में दो तरह के पार्ट हो गए, वैक्स है। वैक्स किसका बना हुआ है? प्रोफीन वैक्स, जो कि पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरा पार्ट होता है विक। विक का मतलब होता है बाती, जो कि लिक्विड को अब्सॉर्ब करता है। अब हम देखते हैं कैंडल में कितने तरह के जोन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जोन हम फ्लेम्स का देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमें इमेज को देखना। आप अगर इस कैंडल के इमेज को देख पा रहे हैं, तो आप देखेंगे सबसे नीचे की इमेज को देखेंगे आप। ठीक है, सबसे नीचे का जो इमेज है उसे हम कहते हैं इनर मोस्ट जोन। ठीक है, ये सबसे नीचे वाला जो इमेज होता है, ये ब्लैक कलर प्रोड्यूस करता है। ओके, ये ब्लैक कलर प्रोड्यूस कर रहा है, और ये लीस्ट हॉट होता है। ठीक है, गॉट इट? यानी कि कैंडल के सबसे नीचे का जो जोन होगा वो इनर मोस्ट जोन कहलाता है, और ये ब्लैक कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ये बहुत कम गर्म होता है, लीस्ट हॉट इसे बोला जाता है। ठीक है, फिर अगर हम इससे थोड़ा ऊपर आते हैं तो मिडिल जोन है। यहाँ पे पार्शियली कंबशन हो रही है, यानी कि यहाँ पे पार्शियली मॉडरेट हॉट होगा। पार्शियली कंबशन का क्या मतलब हुआ कि इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन उसे मिल रहा है, यानी कि ये कलर कौन सा हुआ? इनसफिशिएंट का एग्जांपल है येलो कलर का फ्लेम। तो येलो कलर का फ्लेम यहाँ प्रोड्यूस होगा, और ये मॉडरेट हॉट होगा, मतलब ना तो ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है। ठीक है, अब ऊपर आउटर जोन, यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होती है। आउटर जोन में कंप्लीट कंबशन होगा, और जहां भी कंप्लीट कंबशन हो रहा है, यानी वो ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो फिर से रिपीट करवा देती हूँ। कैंडल फ्लेम के मेन थ्री जोन होते हैं। एक होता है सबसे नीचे का इनर मोस्ट जोन, जो कि ब्लैक कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करता है। सबसे लीस्ट हॉट होता है इनर मोस्ट जोन। ठीक है, फिर होता है हमारा मिडिल जोन, जैसे कि हम पता है कि इसमें क्या होता है, पार्शियली कंबशन हो रही है, यानी कि इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है, और जहां भी इनसफिशिएंट अमाउंट में हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी वो येलो कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। और ये मॉडरेट हॉट होता है, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे, सबसे आउटर जोन जो है, वहां पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है, और जहां भी कंप्लीट कंबशन हो रहा है वो ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करता है, और इसे हॉटेस्ट पार्ट बोला जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डेटा को, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? तो जब 1 kg फ्यूल को हम बर्न करते हैं,
तो जब हम बर्न करते हैं तो उसमें कितना अमाउंट हीट एनर्जी का रिलीज होता है, ये कहलाता है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, 1 kg ऑफ फ्यूल जो बर्न होता है उसके कंप्लीट कंबशन में कितना अमाउंट हीट एनर्जी रिलीज होता है, ये हमारा कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। जितनी ज्यादा हमारी कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना अच्छा फ्यूल माना जाएगा, क्योंकि उसमें उतनी ज्यादा अमाउंट हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू की जो एसआई यूनिट है वो है किलो जूल पर केजी। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में केजे पर केजी भी कहते हैं। ओके, डेटा को एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए। सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है हाइड्रोजन की, फिर बायोगैस, फिर एलपीजी, फिर सीएनजी, फिर मीथेन। सबसे लीस्ट होती है हमारी काउ डंग की, फिर है सेकेंड लीस्ट वुड है, थर्ड लीस्ट हमारा कोल है, फिर पेट्रोल है, फिर केरोसिन है, फिर डीजल है। ठीक है, और इसीलिए अगर कंपेयर किया जाए, वुड को कंपेयर करोगे आप एलपीजी से, तो किसको बेटर फ्यूल माना जाएगा? एलपीजी को बेटर फ्यूल माना जाएगा, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, अब गुड फ्यूल होने के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? गुड फ्यूल होने की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि उसकी इग्निशन टेम्परेचर कम होनी चाहिए। ठीक है, कम टेम्परेचर पे भी वो बर्न हो जाए। ठीक है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन होना चाहिए, एटलीस्ट मॉडरेट रेट ऑफ कंबशन होनी चाहिए। हैंडल करने में इजी होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट आप इसको इजीली कर सकते हैं। पॉल्यूशंस ना हो रहा हो उस फ्यूल से, या फिर बहुत कम हो रहा हो। किसी तरह का वो रेसिड्यू, यानी कि कोई भी तरह का जो वेस्ट है वो नहीं छोड़ रहा हो। जब बर्न हो जाए तो कंप्लीट बर्न हो जाए, या फिर बहुत कम रेसिड्यूज उसमें रह जाएं। वो चीप होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। और इन सारे गुड फ्यूल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो सबसे बढ़िया होती है नेचुरल गैस में, क्योंकि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नेचुरल गैस में पाए जाते हैं, इसलिए नेचुरल गैसेस को हम बेस्ट फ्यूल मानते हैं। अब फ्यूल्स जो बर्न होती हैं उनसे कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, तो लेट्स डिस्कस। जो हमारी कार्बन फ्यूल्स है, लाइक वुड है, कोल है, पेट्रोलियम है, इनसे अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होती हैं। ठीक है, ये अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स जो होती है वो बहुत डेंजरस होती हैं, पॉल्यूटेंट्स है ये, और इनसे जो है हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज ह्यूमन बॉडीज में लाइक अस्थमा हो सकता है। ठीक है, अब आपने पढ़ा था कंबशन दो तरह की होती है, एक कंप्लीट कंबशन होती है और एक इनकम्प्लीट कंबशन होती है। जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो हमने पढ़ा था कि उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है। ठीक है, और जब कंप्लीट कंबशन होती है तो उससे रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जब वो बहुत ज्यादा हो जाती है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, और ये ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जब कोल या डीजल बर्न होता है तो इनसे रिलीज होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और पेट्रोल जब बर्न होता है तो उससे रिलीज होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये गैसेस रेन के साथ में डिजोल्व, रेन वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और एसिड रेन्स फॉर्म करते हैं। जो एसिड रेन्स हमारे ह्यूमन बॉडीज के लिए, मॉन्यूमेंट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए और भी बहुत सारी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। सो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए और ऐसे फ्यूल्स को हमें यूज करना चाहिए जो कि लेस पॉल्यूटेंट्स हो। इसलिए आज के डेट में हम सीएनजी का यूज करते हैं। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। डीजल या पेट्रोल पहले के टाइम में ज्यादा यूज होता था, बट आपने डीजल और पेट्रोल का देखा कि उससे रिलीज होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन्स के लिए। इसलिए इसकी जगह पे हम ज्यादा यूज करते हैं सीएनजी, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। ये क्लीनर फ्यूल होता है और इससे बहुत ही कम पॉल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का जो भी था कंबशन और फ्लेम का, वो खत्म हो चुका है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, मेन कॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट लीडिंग टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी अभी हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए या ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है CO2, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ ओके,
नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। मैंने आपसे कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बताया था कि कैलोरीफिक वैल्यू होती है जब हम 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करते हैं तो इस कंप्लीट कंबशन में कितना अमाउंट हीट एनर्जी का रिलीज होता है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज हुआ है, ये होती है हमारी कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, और इसका मैंने आपको बताया था ऐसा यूनिट होता है केजे पर केजी, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला। ओके, अब इसमें कह रहा है इस क्वेश्चन में किसकी ज्यादा है, तो यानी कि हमारा क्वेश्चन क्या क्या है, डीजल और पेट्रोल में तो कैलोरीफिक वैल्यू इनसे कम है, और क्वेश्चन क्या है हमारा एलपीजी और सीएनजी, एलपीजी और सीएनजी में कैलोरीफिक वैल्यू है ज्यादा एलपीजी की। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कैलोरीफिक वैल्यू केरोसिन इज मोर देन कोल। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। ठीक है, सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू होती है काऊ डंग की, राइट। उसके बाद होती है हमारी वुड की, फिर होती है हमारी कोल की, फिर होती है पेट्रोल की, और फिर होती है कैलोरीफिक वैल्यू केरोसिन, और उसके बाद डीजल। ठीक है, अब हमने हाईएस्ट का भी देख लिया है, सबसे ज्यादा होता है हाइड्रोजन का, फिर बायोगैस का। ये मैं आपसे बार बार इसलिए डिस्कस कर रही हूँ सो दैट कि ये डेटा आपको याद हो जाए, एलपीजी और फिर सीएनजी, राइट। अब आप इस डेटा को अगर ध्यान में रखेंगे तो आपके ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कैलोरीफिक वैल्यू केरोसिन की ज्यादा है या कोल की ज्यादा है? अगर हम केरोसिन को कंपेयर करें और कोल को कंपेयर करें तो यहाँ पे कोल है, तो यानी किसकी ज्यादा है कैलोरीफिक वैल्यू? केरोसिन की ज्यादा है, यानी कि और हमें ढूंढना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, यानी ये बात सही है और हमें ढूंढना है इनकरेक्ट, यानी जो सही है वो हमें नहीं चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू कोल की ज्यादा है वुड से। अब अगर हम कोल को कंपेयर करें वुड से तो कैलोरीफिक वैल्यू डेफिनेटली ज्यादा है कोल की, तो यानी ये भी हमारे काम का नहीं है। नाउ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज लेस देन एलपीजी। बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू, बायोगैस की अगर कैलोरीफिक वैल्यू देखेंगे तो वो एलपीजी से लेस है? नहीं, एलपीजी से हमारा बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, यानी कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, यानी क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर 3 है। एक बार हम लास्ट वाला क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं, पार्ट बी। कैलोरीफिक वैल्यू सीएनजी इज मोर देन डीजल, तो सीएनजी की तो कैलोरीफिक वैल्यू डीजल से ज्यादा ही है। ठीक है, यानी कि आंसर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन परचेज्ड एक्स, ठीक है, टू यूज एज अ फ्यूल, यानी एक्स एक फ्यूल है। ओके, और ये फ्यूल किस चीज के लिए यूज हो रहा है? ये कुकिंग के लिए यूज करने के लिए उसने खरीदा है। What qualities X should possess to used as a fuel? अब फ्यूल के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? तो मैंने आपको बताया था गुड फ्यूल की क्वालिटीज होनी चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर कम होनी चाहिए, कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, चीप होनी चाहिए, वो स्टोर करने में इजी होना चाहिए, रेसिड्यूज बहुत कम उसके होने चाहिए, लेस पॉल्यूटेंट्स होनी चाहिए, राइट। अब हम इसमें देखते हैं लो इग्निशन टेम्परेचर एंड चीप। ठीक है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो इग्निशन टेम्परेचर, मॉडरेट कैलोरीफिक वैल्यू एंड नॉन टॉक्सिक, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर एंड चीप। तो लो इग्निशन टेम्परेचर तो होने ही चाहिए, यानी क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 2 में ये दोनों ही ऑप्शन है हमारे, राइट। अब इसमें क्या है हमारा कि पहला स्टेटमेंट जो है उसमें कह रहा है लो इग्निशन टेम्परेचर होनी चाहिए और चीप होनी चाहिए, और दूसरा स्टेटमेंट हमारा है हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए और लो इग्निशन टेम्परेचर होनी चाहिए। तो फ्यूल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी इग्निशन टेम्परेचर कम होनी चाहिए और वो चीप होनी चाहिए, सो दैट कि आप उसे इजिली जो है परचेज कर पाए, यूज कर पाए। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर 1। ओके, वेट अ सेकंड, आंसर नंबर 1 is the
आंसर। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर। अगर आग लगी हुई है तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि आग किस रीजन से लगी हुई है, उसके बाद ही हम एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। ठीक है, आग को बुझाते हैं। तो कह रहा है इसमें कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे वाटर का हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो वाटर का यूज हम किन किन ऑप्शंस में करते हैं, जब आग वुड या फिर पेपर में लगी हुई है। तो यानी कि यहाँ पे हम वाटर का यूज करेंगे, यानी ये आंसर, और यहाँ पे पेपर वाला आंसर तो है नहीं, काम का नहीं है। अब डीजल वाले जो ऑप्शन है, जब आग डीजल की वजह से लगी हुई है, डीजल में आग लगी हुई है, तो इस केसेस में हम वाटर का यूज नहीं करेंगे, ये सही बात है। और जब आग किसी इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस में लगी हुई है तो उस केसेस में भी हम वाटर का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते, मैंने आपको बताया था कि डीजल के टाइम में क्या होता है, जब आप वाटर का यूज करेंगे तो वो क्या होगा, उसकी डेंसिटी वाटर की ज्यादा होती है, तो वो डीजल फ्लोट करने लगेगा और आपको क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन का सप्लाई मिलता रहेगा, जिससे कि आग और बढ़ती रहेगी। शॉर्ट सर्किट्स के केसेस में गुड कंडक्टर होता है वाटर, तो इससे और भी ज्यादा करंट्स फ्लो होंगे और भी ज्यादा आग लगती रहेगी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर है बी एंड डी, राइट। और मैंने आपसे ये भी बताया था कि इस केसेस में हम CO2 एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई कट हो जाता है। सो जितना भी टॉपिक था मैंने आपसे डिस्कस कर लिया इस चैप्टर से, और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। आई जस्ट होप कि आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।